हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है। तो ये अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल हमारी यहाँ पे चल रही है। काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे इकोनॉमी की जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसे मैं कंप्लीट कराती हूँ। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर्स तक देख चुके थे। आईएमएफ कोटा मैं बता चुकी हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। तो यहाँ पे जितनी भी टॉपिक है चलिए फास्ट तरीके से कवर करते हैं क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। अगर आप लोग को मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो आप लोग के पास यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे आपका जो है 3 डॉट इस तरीके का आता है आपके यूट्यूब में, उसमें आप लोग क्लिक करके अपनी स्पीड को थोड़ी कम कर सकते हैं या फिर आप लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितने भी टॉपिक 3 महीने के में इंपॉर्टेंट रहे उसे हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्वे के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया सर्वे सबसे पहले ये याद रखनी है कि लेबर ब्यूरो है जिनके द्वारा यहाँ पे 5 ऑल इंडिया सर्वे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये फर्स्ट सर्वे है जो कि लॉन्च किया गया है और पहली ऑल इंडिया सर्वे आपको देखने को मिलेगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर है। माइग्रेंट वर्कर्स वैसे वर्कर्स होते हैं जो कि अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी और जगह जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर लाइवलीहुड के लिए या फिर बेटर अर्निंग के लिए, जॉब के लिए। तो इस तरीके से वो किसी रीज़न के कारण जब दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं तो उसे हम लोग माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिश्ड बेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ये। इसको यहाँ पे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो ये याद रखना है। और लेबर ब्यूरो जो यहाँ पे आपकी बॉडी है ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितने भी यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड या फिर यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आप देखो कि जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको पब्लिश करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वर्कर्स की कि उनको वेजेस कितनी दी जा रही है, उनकी अर्निंग कितनी है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लेबर ब्यूरो के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। लेबर ब्यूरो के द्वारा आप देखो कि और भी इंडेक्स है जो कि ये रिलीज़ करते हैं। एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, रूरल लेबर्स के लिए है और एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया सर्वे जो लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है तो इसमें कौन कौन सी है। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए माइग्रेंट वर्कर्स कोविड के टाइम में फर्स्ट फेज़ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और काफ़ी ज़्यादा उनकी दयनीय स्थिति भी थी। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक दिखे, कोई भी पॉइंट दिखे तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेनली ये जो आपका सर्वे लाया गया है बेसिकली ये देखा जाता है कि जो माइग्रेशंस हो रही है, माइग्रेशन से रिलेटेड कितनी एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रही है वर्कर्स को या फिर उनके लिविंग कंडीशंस किस तरीके से वो फेस कर रहे हैं और कोविड-19 में उनके काम के ऊपर कैसा, उनके लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ा। ये सारी चीज़ें ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा यहाँ पे स्टडी की गई। फिर है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। यहाँ पे है कि जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आप देखो कि कुछ प्रोफेशन जैसे लॉयर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स को यहाँ पे आपका कोस्ट अकाउंटेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इसमें यहाँ पे सर्वे किया गया है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। फिर ऑल इंडिया सर्वे देखा गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। फिर ऑल इंडिया सर्वे किया गया है डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक जो वर्कर्स है ना वो हमारे देश में कितनी है। तो फर्स्ट टाइम इसको भी यहाँ पे आप देखो कि सर्वे किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक कभी किसी ने यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर जो है, जैसे आप लोग के भी घर में जो मेड आते हैं, कुक आते होंगे, क्लीनर आते होंगे क्लीन करने के लिए, तो ये सारे जितने भी लोग आते हैं तो उनके ऊपर जो है कहीं भी सर्वे नहीं किया जाता कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस तरीके से काम करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। साथ ही ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्वे है। यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितनी यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनको कितनी यहाँ पे एम्प्लॉइंग की गई है और साथ ही साथ दोस्त जो कि एम्प्लॉइंग है 9 और लेस वर्कर्स के साथ। यानी कि ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें कि 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स है या फिर 9 और 9 से कम वर्कर्स है। तो ऑल इंडिया सर्वे जो बाय लेबर ब्यूरो के द्वारा दिया जा रहा है वो यहाँ पे 5 रिपोर्ट है जिसको ध्यान रखना है। अब आते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ये SISF फंड है। तो ये फंड से रिलेटेड जो भी टॉपिक होती है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो ये फंड स्कीम है इसे कौन देख रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये। तो मिनिस्ट्री ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि 945 करोड़ तक का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है।
एक्चुअली इस फंड का क्या यहाँ पे एम है, तो जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है कि जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप कहने का मतलब कि अगर आपके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ है और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, ना कि जॉब सीकर बनना चाहते, तो उसके लिए यहाँ पे फ़ंड की अगर कमी है तो यहाँ पे फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्टअप्स को असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके कंसेप्ट, उनके डेवलपमेंट को लेकर, प्रोडक्ट ट्रायल करना है तो उसके लिए, मार्केट एंट्री करनी है या फिर कमर्शियलाइज करनी है तो उसके लिए। ठीक है, देखिए फिनेंशियल साइकिल अगर हम लोग स्टार्टअप का देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना टाइम है, मार्केट यहाँ पे पब्लिक मार्केट है और रेवेन्यू है। तो ये आप देखो कि सीड फंड है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑफरिंग की जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे फिनेंशियल साइकिल आपका बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स कि जो फंड है, जो स्टार्टअप है हमारे देश में, उसकी नंबर बढ़ती जा रही है और उनको जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन करना है और इस स्कीम को मॉनिटर करनी है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टार्टअप यहाँ पे एलिजिबल होंगे जो कि इस तरीके के फंड से उनको फंड मिलेगा। एक स्टार्टअप जो कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे आप देखो कि पर्सनल DPIIT जो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, अगर ये रिकॉग्नाइज करती है एक स्टार्टअप को जो कि नॉट मोर देन 2 ईयर्स पहले का है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इट मीन्स कि 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और एक स्टार्टअप जो कि यहाँ पे मोर देन 10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट अगर वो किसी अदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से अगर उनको नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसी स्टार्टअप जो कि 10 लाख से भी ज़्यादा उनको जो है पैसे नहीं मिल रहे किसी सेंट्रल स्कीम या फिर स्टेट स्कीम के अंदर, तो वो इस स्कीम के तहत जो है उनको फंड मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि कोई प्राइज़ मनी भी उनको कंपटीशन से नहीं मिल रहा है, ना ही कोई ग्रैंड चैलेंजेस है जो कि उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही इंडियन प्रोमोटर्स के द्वारा शेयर होल्डिंग भी है स्टार्टअप में, तो ये एटलीस्ट 51% तक होना चाहिए। साथ ही प्रेफरेंस भी यहाँ पे देनी है उस तरीके के स्टार्टअप को जो कि इनोवेशन सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के फील्ड में आप देखो कि कुछ एक नया सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, जैसे उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट के तहत यहाँ पे कुछ अगर न्यू इनोवेशन है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, फिनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे देश में जिसमें कि अगर कोई न्यू इनोवेशन लेकर कोई स्टार्टअप आ रहे तो उनको भी इस स्कीम के तहत जो है फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो ये है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे स्टार्टअप जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो और वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि ऐसे स्टार्टअप जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तहत उनको 10 लाख से ज़्यादा मनी नहीं मिल रहा हो। थर्ड है कि ऐसे यहाँ पे इंडियन प्रमोटर्स का, ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें कि इंडियन प्रमोटर्स की जो है शेयर होल्डिंग 51% होनी चाहिए, इट मीन्स कि मोर देन 50%, और कुछ इनोवेशन सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं तो उस तरीके के स्टार्टअप्स जो है वो एलिजिबल है। अदर इनिशिएटिव अगर हम लोग देखें कि ये फर्स्ट ऐसा नहीं है जो कि स्टार्टअप फंडिंग की स्कीम लाई गई है, इससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा। एक नेशनल सीड फंड है जिसको कि बजट 2020 और 2021 इस बार अनाउंस किया गया है, जिसमें कि जो अगर यहाँ पे आइडिएशंस है सपोर्ट किया जाएगा और जो डेवलपमेंट है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की उसको भी यहाँ पे सपोर्ट की जाएगी। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लाया गया है जिसमें कि 10,000 करोड़ तक का यहाँ पे आपका कॉर्पस रखा गया है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या था? स्टार्टअप इंडिया स्कीम आप देखो कि सरकार के द्वारा 2015 में लाई गई थी, जिसमें कि यहाँ पे जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि अपनी खुद की बिजनेस इस्टेब्लिश करना तो उनको यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। इसी के तहत यहाँ पे वेंचर कैपिटल स्कीम है, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम है, मुद्रा स्कीम है। ठीक है, मुद्रा स्कीम है जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे 3 फेजेस में मनी यहाँ पे देने की बात की गई है, शिशु, तरुण और किशोर में। तो साथ ही साथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में हम लोग 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में और 38 यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे देश में। तो इसलिए स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार का ये सारी मूव्स है। अब आते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के लिए भी एक फ़ंड क्रिएट किया गया है
जिसको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये फंड आपका लाया गया है। और इस बार 21-22 के बजट में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है जो कि अब एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे कि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूटिलाइज कर सके। अब ये फंड है क्या, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, तो किसान हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, और एफपीओ है जिसे हम लोग फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एग्री इंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स भी है, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज भी है, और साथ ही साथ आपका एपीएमसी मंडीज़ भी है, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी यहाँ पे एलिजिबल है। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि इस फंड के अंदर बहुत लार्ज नंबर पे और बहुत मास नंबर पे जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर इंडिविजुअल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक जो है वो एलिजिबल है। एलिजिबल प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखें तो कुछ प्रोजेक्ट आप देख सकते हो जो कि इसके तहत एलिजिबल है फ़ंड लेने के लिए। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। आप देखते हो कि हमारे देश में जब भी कोई क्रॉप लगाया जाता है और वो हार्वेस्ट होता है, इट मीन्स की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद कई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला हमारे यहाँ स्टोरेज की कमी है कि हम लोग इतने ज़्यादा फसल को जो है ना स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रख पाते। हमारे पास वेयर हाउस की कमी है, साथ ही कोल्ड स्टोरेज की भी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बहुत सारी जो सब्जियां हैं या फिर फसल है वो बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो सड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है स्टोरेज होना चाहिए जिससे कि लंबे समय तक सरकार उसे रख सके अगर मार्केट में वो नहीं बिक रहा है। तो इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। इट मीन्स कि सबसे पहले ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होगी, ऑनलाइन भी ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे लाया जाएगा, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, सिलॉस बनाए जाएंगे, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। सेकेंड है कि बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट है। इट मीन्स कि आप देखो कि ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शंस करनी है कि यहाँ पे इस तरीके की सीड्स का प्रोडक्शन करना है जिसमें ना तो ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत हो, ना तो ज़्यादा यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हो, ना तो ज़्यादा यहाँ पे वाटर की ज़रूरत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, वो भी स्मार्ट और प्रीशियस जो एग्रीकल्चर है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये एलिजिबल प्रोजेक्ट है। इस फंड के तहत अगर हम लोग देखें तो 1 लाख करोड़ तक प्रोवाइड किया जाएगा बैंकों से और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एज लोन। अब ये नहीं है कि फ़ंड यहाँ पे जो है ना किसानों को या फिर एफपीओ को ऐसे लाकर पैसा दे दिए कि लीजिए आप 10 लाख रुपया लीजिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो कीजिए। ऐसा नहीं है। आप मेजोरिटी देखते हो कि यहाँ पे जो फंड भी दिया जाता है तो सरकार के द्वारा यहाँ पे लोन दिया जाता है और इंटरेस्ट सबवेंशंस यहाँ पे दी जाती है जो कि आपका 3% पर एनम है, और वो भी कितने लोन तक, तो 2 करोड़ लोन तक। इट मीन्स कि 2 करोड़ तक लोन यहाँ पे लिया जा सकता है और वो भी 1 साल में। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन है। मान लीजिए कि ये इंटरेस्ट आपका जो है 6% तक दिया जा रहा है, इसमें से क्या होगा ना कि 3% यानी कि 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन है। इट मीन्स कि इतना जो आपका 2 करोड़ का 3% जितना होगा वो सरकार यहाँ पे पे करेगी। तो कुछ जो यहाँ पे फ़ायदा है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रेडिट गारंटी कवरेज भी है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होगा जितनी भी एलिजिबल बोरोवर्स होंगे। साथ ही साथ ये स्कीम्स जो है ये कब से कब तक ऑपरेशनल है, तो 2030 तक होगा, तो 10 साल तक ये देखने को मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्या यहाँ पे टाइप्स होता है। पहले तो इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देखो बीज वगैरह होते हैं, फार्म देखने को मिलेगा, फार्म इक्विपमेंट होना चाहिए जैसे कि बीज लगाने के लिए, फील्ड को जोतने के लिए, तो वो सारे इक्विपमेंट हो बेटर तरीके का। सेकंड है कि रिसोर्स होनी चाहिए, जैसे कि आप देखो कि वाटर हो, इरिगेशन हो, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, पानी का अच्छा व्यवस्था हो, अगर पानी नहीं है तो वहाँ पे वाटर पंप होनी चाहिए जिससे कि पानी ला सके, तो ये सारी रिसोर्सेज हो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। साथ ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो स्टोरेज होनी चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और वही अगर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन होनी चाहिए। जब तक खेती के फील्ड में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक कुछ नया मॉडर्नाइजेशन या मैकेनाइजेशन करना मुश्किल है। तो इस चीज़ों को आप समझिएगा। तो ये सारा काम करना है जिसके लिए ये फंड लाया गया है। और देखते हैं यहाँ पे अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट जो है ये है फर्टिलाइज़र यूजेस। डेटा के हिसाब से बताया गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ डबल हो चुका है। इट मीन्स कि मोस्टली आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा इसकी इस्तेमाल होती है केमिकल फर्टिलाइज़र में, देन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। पुदुचेरी, तेलंगाना, पंजाब है जो कि टॉप 3 स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को कंज्यूम करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र जो है 2015-16 में सबसे ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद आप देखो कि घटा, लेकिन फिर बढ़ते ही जा रहा है, और ये 2020 तक का डेटा है। ई सांता देखिए
व्हाट इज़ ई सांता? तो ई सांता आपको देखने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन है ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ये एक्वाकल्चर के बारे में है, इसको ध्यान रखना है कि ई सांता एक्वाकल्चर है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जितने भी एक्वा फार्मर्स है ना उनके लिए, और वो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि ऑब्वियस है कि ऑनलाइन में उनको क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी, लाइफस्टाइल ठीक होगा, वो सेल्फ रिलायंस हो पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो एक्वा फार्मर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक आपका सोल्यूशन कह सकते हैं। फिर है मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स। तो ये मधु क्रांति आप देखो कि ये नेशनल बी बोर्ड का ये आपका इनिशिएटिव है और ये काम करते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत। तो हमारे यहाँ नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन है जिसके तहत आप देखो मधु क्रांति लाई जा रही है। ये पोर्टल है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जो हनी की जितनी भी सोर्सेस है उसको बेटर तरीके से ट्रेस कर सके। और जो हनी कॉर्नर है, हनी कॉर्नर कहने का मतलब है कि जितनी भी हनी है उसको सेल करने के लिए एक जगह होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे मधु क्रांति की बात करें तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे एडल्ट्रेशन को चेक किया जाएगा और कंटामिनेशन अगर हनी में है तो उसे भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। एडल्ट्रेशन मीन्स आप लोग जानते हो कि हनी में मिलावट की जाती है। जो प्योर हनी होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि जैगरी वगैरह या फिर शुगर वगैरह ऐड किया जाता है, गुड़ या शुगर, जिससे कि एक एडल्ट्रेशन प्रोसेस इसे कहते हैं। तो वो चीज़ें कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और जो कंटामिनेशन है हनी में उस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एम्पेडा टू सर्टिफाई श्रिम्प फार्म्स, यानी कि मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपेडा भी जानते हैं आप लोग, और ये है मपेडा। तो यहाँ पे अगर मपेडा की बात करूँ तो ये एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसे कि शपहरी भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सर्टिफाई करेगा हैचरीज और फार्म्स को कि वो यहाँ पे अच्छा खासा गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करें। शपहरी एक संस्कृत वर्ड है, और शपहरी की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आप देखो तो टेक्निकल गाइडलाइंस है कि एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशंस के लिए। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक तो है कि हैचरीज को सर्टिफाई किया जाएगा, इट मीन्स कि जो सीड्स वगैरह होते हैं उसकी क्वालिटीज़ को, और दूसरी है कि श्रिम्प फार्म्स को अप्रूव किया जाएगा जिससे कि एक अच्छा खासा गुड प्रैक्टिसेस यहाँ पे अडॉप्ट की जाए। तो अगर आपसे मेपेडा के बारे में पूछा जाए तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि कानून के द्वारा यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1972 में, और ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, जिसके लिए जो भी मैरीन प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ पे आप देखो मछली होते हैं, क्रैब्स होते हैं, पानी से मिलने वाले जितने भी यहाँ पे एक्वा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो इतनी बातें याद रखनी है। अब आते हैं इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इशू। सबसे पहली जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम है। तो रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दी जाएगी, वो भी टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, IT, हार्डवेयर सेक्टर्स में। तो चलिए देख लेते हैं ये PLI स्कीम्स की जो यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें थोड़ा सा आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपसे लिस्ट पूछ लिया जाए कि PLI स्कीम्स किस किस सेक्टर्स के लिए यहाँ पे आपका परमिट किया गया है, तो सबसे पहले टेलीकॉम है, एंड देन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल है, IT हार्डवेयर है, और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर्स में देखें तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे लगाए गए हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा। इससे क्या होगा कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन पाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि टेलीकॉम इक्विपमेंट जितनी है उस सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो पाएगी, और एक बार अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो पाएगी तो इससे आप देखो कि हमारे यहाँ जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा। स्पेशली जो भी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कराते हैं चाइना से, तो इंपोर्ट हमारी कम हो पाएगी, और मेनली हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि MSME कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में, इस कैटेगरी में यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी। सेकंड, अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो आप जानते हो कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से ही यहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू गुड्स जो है वो यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्लोबल चैम्पियंस बन पाएंगे। IT हार्डवेयर की बात करें तो इससे हमारे यहाँ आप देखो कि PLI स्कीम्स देने का मतलब ही है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बूस्ट हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बूस्ट होगा तो इट मीन्स कि आत्मनिर्भर भारत हम लोग बनेंगे, सेल्फ रिलायंट। इट मीन्स कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, ये काम करना है हमें। तो हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ये बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पे फूड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सपोर्ट हो पाएगा, जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो हमारा बढ़ पाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगी, हमारा इंसेंटिव्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा, जिससे कि हमारी जो इंडियन ब्रांड्स है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाएंगे।
साथ ही आप देखो कि ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी, साथ ही रेनोमरेशंस जो रेनोमरेटिव प्राइस है फार्म प्रोड्यूसर्स का ये इंश्योर हो पाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे PLI स्कीम से क्या होगा। साथ ही थोड़ी बहुत और पॉइंट यहाँ पे कवर की गई है, तो इतने डेप्थ में तो जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए कि अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंसेंटिव्स यहाँ पे देखिए, PLI का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसको लिंक किया जा रहा है इंसेंटिव से, यानी कि सरकार यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देंगे जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग देखो कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा मनी दिया जाए तो ऑब्वियस है कि आप एक्स्ट्रा काम करोगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा काम किया करने की बात की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और जो हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट किया जाए, उसके लिए यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्रग्स हो गया, जेनरिक ड्रग्स हो गई, इसको हम लोग और बना पाएंगे, हमारे यहाँ मेडिसिन, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बन पाएगी। तो इस तरीके से कैटेगराइज़ किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये था टेलीकॉम सेक्टर्स में देखें तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हमारे यहाँ 4G 5G नेक्स्ट जनरेशन्स जो है उसके लिए यहाँ पे वायरलेस इक्विपमेंट लगाई जाएगी, एक्सेस हो पाएगा कस्टमर्स का, और साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेस डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ पाएगी। तो इस ऐसे याद रखना है आप लोग को हल्का फुल्का। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूव किया गया है वो यहाँ पे सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए भी और वाइट गुड्स के लिए भी। तो देख लेते हैं, एक आपका प्रोग्राम लाया गया है, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV है, ये फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ जो है गीगावाट स्केल को, जो कैपेसिटी को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने का है, तो उसको अचीव करनी है, यानी कि हमारे यहाँ जो सोलर PV मॉड्यूल्स है उसकी हाई एफिशिएंसी यहाँ पे निकल कर आएगी। इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, और हमें अपनी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हमारे यहाँ जो सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी हमारे पास है, बट क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में खास जो है इस सेक्टर्स को ज़्यादा सरकार के द्वारा प्रमोट नहीं किया जाता और ना ही इस पे जो है इंसेंटिव्स वगैरह दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको लेस इंटरेस्ट देखने को मिलता है और लेस यहाँ पे जो है हार्ड वर्क देखने को मिलता है। तो इसलिए सरकार के द्वारा इस तरीके का जो है एक कहते हैं ना कि पुश लाया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि येस हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आपका बढ़ रहा है। और किस किस चीज़ में, तो सोलर PV मॉड्यूल है और ये वाइट गुड्स है। वाइट गुड्स क्या क्या होते हैं, वाइट गुड्स आप लोग देख लो कि यहाँ पे एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशंस होते हैं, LED लाइट वगैरह होते हैं, इसको वाइट गुड्स में इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या है कि हम लोग ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें हम लोग इंक्लूड हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट भी बढ़ेगी, इंसेंटिव्स यहाँ पे 4 to 6% दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में ध्यान रखना है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है, यानी कि क्यों लाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी की, तो ये समझिए। सबसे पहले जो इमिशन बहुत ज़्यादा होता है व्हीकल से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल्स जो भी कार होते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर, इससे बहुत ज़्यादा इमिशन होती है। तो इमिशन कट डाउन करनी है, पॉल्यूशन यहाँ पे कट डाउन करनी है, और जितने भी पुराने व्हीकल्स होते हैं जो कि BS4 BS थर्ड के हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, इसको यहाँ पे आपका कट डाउन करना है। तो बेटर है कि जो पुराने गाड़ी हो चुके हैं 15 ईयर्स 8 ईयर्स, तो उसको स्क्रैप आउट कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो व्हीकल से होने वाले एयर पॉल्यूशन है वो कम हो पाएंगे, हमारा रोड और जो व्हीकुलर सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो पाएगा, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी हो पाएगी, और हम लोग जो करेंटली इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री है उसको फॉर्मलाइज कर पाएंगे। हमारी जो लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स की अवेबिलिटी है वो बूस्ट हो पाएगी, ऑटोमोटिव के लिए, स्टील के लिए और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। फाइन। तो अगर हम लोग यहाँ पे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में देख लें तो डी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, इट मीन्स कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो डी रजिस्टर्ड करना है आफ्टर 15 ईयर्स, ये ध्यान रखनी है। प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो 20 साल के बाद यहाँ पे डी रजिस्टर्ड करना है, और सारे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है वो यहाँ पे डी रजिस्टर्ड होंगे, स्क्रैप भी हो जाएंगे, हटा दिया जाएगा उनको 15 साल के बाद। तो पर्सनल व्हीकल 20 साल के बाद, और जो यहाँ पे कमर्शियल और गवर्नमेंट व्हीकल्स है वो 15 साल के बाद यहाँ पे स्क्रैप आउट हो जाएगा। और स्क्रैप आउट करना है, यानी कि आपकी अगर गाड़ियाँ 20 साल पुरानी हो गई है तो आपको अगर स्क्रैप आउट करना है तो सरकार आपको इंसेंटिव्स भी दे रही है। इंसेंटिव्स किस सेंस में दिया जा रहा है कि अगर आप लोग न्यू कार खरीद रहे हो तो रोड टैक्स में छूट मिलेगा, ऑफर है आपको, रोड टैक्स में छूट मिलेगा, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप लोग न्यू कार खरीद रहे हो, मीन्स न्यू 2 व्हीलर भी 3 व्हीलर भी खरीद रहे हो पुराने को बेच के। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो भी यहाँ पे आपका छूट हो जाएगा। तो इस तरीके से सरकार जो है इंसेंटिव्स दे रही है। ऑब्वियस है इस तरीके का जब तक इंसेंटिव्स नहीं दिया जाएगा तब तक लोग जो है आगे बढ़कर इसमें साथ नहीं देंगे।
उसके अलावा आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है जो कि इस प्रोग्राम के तहत है, और इनके द्वारा एक यहाँ पे ग्रीन टैक्स लाया गया है। ग्रीन टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा ओल्ड व्हीकल में जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। मेन प्रिंसिपल क्या है ग्रीन टैक्स लगाने का? तो सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है अगर वो 8 साल से पुरानी है तो उनको ग्रीन टैक्स देना होगा, और हायर ग्रीन टैक्स होगा यानी कि व्हीकल का, तो वो यहाँ पे हाई पॉल्यूटेड सिटीज़ में देखने को मिलेगा। यानी कि जो गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा गंदगी इमिशंस करेगी, पॉल्यूट करेगी, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा उनको हाई ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, और ये 50% तक का रोड टैक्स होगा। साथ ही यहाँ पे आपका डिफरेंशियल टैक्स है, डिपेंड करेगा कि कौन से फ्यूल है, पेट्रोल है कि डीजल है, और किस टाइप के व्हीकल है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, तो इसके बेसिस पे डिफरेंशियल टैक्सेस होंगे। रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाएगा ग्रीन टैक्स में वो यहाँ पे पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए जितनी भी स्कीम्स योजना चल रहे हैं उसमें वो यूज़ होगा। तो याद रखिएगा कि जो भी स्कीम्स योजना वगैरह चल रहे हैं उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं ग्रीन टैक्स से, तो ये भी एक बात है, इसको भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, समझिए कि व्हीकल स्क्रैपिंग होता क्या है। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जिसमें कि व्हीकल की लाइफ एंड हो जाती है, ठीक है। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, तो ये आप समझो कि आपकी व्हीकल की लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। अब इसको जो है वापस से आप दे दो, जहाँ पे इसके जितने भी मेटल्स है, जितने भी पार्ट पुर्जे है, उसको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट गंदे होने से बच जाएंगे, डिसमेंटलिंग हो जाएगा, मटेरियल का सेग्रीगेशंस होगा, यानी कि जितने भी मटेरियल आपके कार में है तो सारे कुछ ख़राब नहीं हो जाते। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ किया जा सकता है न्यू व्हीकल्स में, तो वो काम किया जाएगा। और जो नॉन रीयूजेबल पार्ट्स है ना, यानी कि दोबारा जिसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको बेटर तरीके से डिस्पोज भी किया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की बात करें तो इसका मतलब है कि अब ये जो है ना, एंड ऑफ लाइफ कहने का मतलब है कि अब ऐसे व्हीकल जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड नहीं है, कैंसल्ड यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, और सेल्फ डिक्लेयर करना है, यानी कि जो यहाँ पे व्हीकल के ओनर हैं उनको खुद से बताना है कि हाँ मेरी गाड़ी जो है, मेरी ये गड्डी है, अब ये वेस्ट हो चुकी है क्योंकि इसकी सर्कमस्टांसेस इस तरीके से नहीं है, तो ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अपडेट बताया जा रहा है। कमर्शियल व्हीकल ऑफ एनी एज कैन बी स्क्रैप्ड इफ़ इट फॉल्स फिटनेस टेस्ट ट्वाइस, ठीक है। देखिए कोई भी ऐसा व्हीकल है कमर्शियल व्हीकल, तो उसको स्क्रैप किया जा सकता है अगर वो यहाँ पे फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं 2 बार। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये भी एक ड्राफ्ट किया गया है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं तो उसको हटा देना है अगर यहाँ पे फिटनेस टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो फिट नहीं है और 15 साल नहीं हुआ है, फिर भी उनको हटा देना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये डी रजिस्टर्ड हो जाएगा वाहन डेटाबेस से। और अदर की हाईलाइट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओनर है व्हीकल के वो अप्लाई कर सकते हैं री इवेल्युएशन अपने व्हीकल का ऑटोमेटेड टेस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आया है कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे रूल्स है वो फिर से न्यू अमेंडमेंट होकर आया है, तो इसके बारे में देख लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। एक्चुअली ये एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनीज़ जो है सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ वो इंटीग्रेट होते हैं, यानी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है ना, तो वो अपना बिजनेस तो ऑपरेट करती ही है, साथ ही साथ जितनी भी सोशल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, उनमें भी उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपका लाया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि वो अपनी कंपनी की जितनी टोटल यहाँ पे एनुअल इनकम है और जितनी प्रॉफिट हो रही है उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। ये 2013 में जो कंपनीज एक्ट 2013 की थी उसमें से कुछ चेंजेस निकल कर आई हैं। एडिशनल सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है CSR ऑब्लिगेशन को लेकर। तो इंडिया, आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग फर्स्ट कंट्री है जिसके द्वारा ये CSR एक्टिविटीज़ लाई गई है और ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत लाई गई है, ठीक है। हर एक क्वालिफाइंग कंपनीज जो है उसको 2% जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, यानी कि टैक्स से पहले जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनीज़ को, और वो 3 फिनेंशियल ईयर से लगातार उनको प्रॉफिट हो रही है, तो वैसे कंपनीज़ जो है CSR एक्टिविटीज़ में एटलीस्ट 2% वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो कंडीशन है उसको ध्यान रखिएगा। और किस किस कंपनीज़ पे ये एप्लीकेबल होता है, तो वैसे कंपनीज़ जिनके एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है, नेट वर्थ कितना है 500 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। साथ ही ये भी याद रखिए कि CSR ये एप्लीकेबल होता है उस फॉरेन कंपनीज़
जो कि इंडिया में है ना, तो उनके ब्रांच में भी और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जो ऑफिसेज होते हैं उनके ऊपर भी CSR जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो सिर्फ इस तरीके का स्टेटमेंट लिख जाए कि सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के ऊपर ही CSR एप्लीकेबल होता है, तो वो गलत है। फॉरेन कंपनीज़ भी जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है, ओके। बहुत सारे CSR जो एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या है कि जो देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इसमें जो काम किया जाता है वो सोशल वर्क्स और जो यहाँ पे आपके सोशल इश्यूज़ होते हैं या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उसको सही करने के लिए। तो जिसमें आप देख सकते हो कि जो हंगर है, पॉवर्टी है, एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी, उसको ख़त्म करने के लिए, साथ ही यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, साथ ही जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है यानी कि बच्चों की जो जान चली जाती है उसको कम करना है, और जो मैटरनल हेल्थ है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, जिससे कि एक बेटर तरीके से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो सके। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। साथ ही कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जो PM केयर्स फंड है और कोई और भी फंड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर सेटअप किया गया है, तो यहाँ पे CSR जो है इस फंड में भी, और जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया गया है या फिर रिलीफ या फिर वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या फिर बैकवर्ड क्लासेस है, या फिर हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ है, वेमेन है, तो उनको भी कंसीडर किया जाता है ये CSR के तहत। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। प्रीलिम्स में कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकता है। 2019 में अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कि यहाँ पे ये कहा गया कि कंपनीज़ जो है उनको अनस्पेंड यानी कि जो CSR फंड्स उन्होंने अभी तक स्पेंड नहीं किया है वो डिपॉजिट करने की ज़रूरत है, जो भी इस कानून के तहत फंड यहाँ पे अवेलेबल है वो भी फिजिकल ईयर के एंड में। तो ऐसा भी कहा गया है, यानी कि जो कंपनी नहीं कर रही है अपनी CSR में यहाँ पे कंट्रीब्यूट, तो उनको भी करने की ज़रूरत है। तो न्यूली अमेंडमेंट रूल में अगर हम लोग देखें कि क्या क्या बातें यहाँ पे की गई है, तो कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे बाहर रखा गया है CSR एक्टिविटीज़ से। वैसे कंपनी जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करे लेकिन फिर भी उनको CSR में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। तो कौन कौन से कंपनी है? कंपनी जो भी यहाँ पे न्यू वैक्सीन या ड्रग्स या मेडिकल डिवाइसेस में इंगेज्ड है, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड है, तो उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है, याद रखिएगा। फिर कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि अगर इंडिया के बाहर हो रहा है, यानी कि इंडिया के तहत अंदर नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर अगर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है तो उस कंपनी को बाहर रखा गया है। साथ ही अगर आप देखो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उस कंपनीज़ को बाहर रखा गया है। या फिर एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि कोड ऑन वेजेस एक्ट जो 2019 है, इसके तहत अगर वो कंपनी यहाँ पे फ़ायदा दिला रही है तो वैसे कंपनीज़ को CSR में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक्टिविटीज़ जो कि कंपनीज़ के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है स्पॉन्सरशिप बेसिस पे, तो उनको भी बाहर रखा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही यहाँ पे कुछ मैंडेटरी भी किया गया है कि रजिस्ट्रेशन करानी ही करानी है। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है यहाँ पे उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करानी है जो कि यहाँ पे CSR के लिए एलिजिबल है और CSR में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट है, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे जो कंपनीज़ रूल है, कंपनीज एक्ट के तहत उसको थोड़ा अमेंड किया गया है, और अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि जो फर्म्स हैं उनको मैंडेट किया गया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करेंगे अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में। क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होता है कि ये वर्चुअल करेंसीज़ है, जैसे कि बिटकॉइन है। तो अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैसे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें, और वो जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि स्पेंड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो उनको तो बिल्कुल ही यहाँ पे जो है मैंडेट है कि वो डिस्क्लोज करे। और बेनामी अगर यहाँ पे बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो भी वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। कंपनीज़ को यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि ऑडिट ट्रायल को वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट का, जिसका एम है कि जो बैक डेटेड एंट्रीज़ है, यानी कि जो पीछे से आप देखते हो कि बैकडोर एंट्रीज़ होती है, गलत तरीके से यहाँ पे करप्शन का काम किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बाहर रख सके। इस तरीके की जो यहाँ पे काम किया गया ना, इसका बस एक ही काम है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है स्टेक होल्डर्स के लिए, और जो न्यू रूल्स है वो यहाँ पे अब अप्लाई हो चुका है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगर क्रिप्टो करेंसी का पॉइंट इंक्लूड किया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंडेट किया गया है, यानी कि मैंडेटरी है। जो भी पॉइंट अगर मैंडेटरी होती है तो उसको ध्यान से आप लोग को जो है उसको मार्क कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 आया है। तो इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जिनके द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है जो कि इंडियन लॉ के तहत ये ग्रांट किया जाता है ओरिजिनल वर्कर्स ऑफ ऑथोरिटीज़ ऑथरशिप्स को। जैसे कि कोई काम है अगर,
तो वो अगर कोई भी काम अगर उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, वो उसके रियल ओनर है और उन्हीं का काम कोई कॉपी पेस्ट करके अगर कहीं और भी पब्लिश कर रहा है, तो यानी कि उसको कॉपीराइट देने का अधिकार है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर ले रही हूँ और मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप देखोगे कि इसी रिकॉर्डेड वीडियो को अगर डाउनलोड करके कोई और वेबसाइट में या फिर कोई और अपनी चैनल बना के वहाँ पे अपलोड करता है, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती हूँ। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे मेरी मेहनत है, मैं अपनी मेहनत से अपनी इंटेलेक्चुअल अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे स्टडी करा रही हूँ। और यही चीज़ों को अगर कोई और मेरी ही इस वीडियो को अगर कोई और अपलोड कर लेता है तो वो कॉपीराइट का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है कॉपीराइट के तहत। जैसे लिटरेरी वर्क्स है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए, टेबल्स हो गया, कंपाइलेशंस हो गया, जिसमें कि आप कंप्यूटर डेटाबेस वगैरह देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ों को अगर कॉपी पेस्ट किया जाए, या फिर ड्रामेटिक है, म्यूज़िकल है, आर्टिस्टिक वर्क्स अगर कोई है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स है, या फिर साउंड रिकॉर्डिंग है, तो ये सारी कुछ भी चीज़ें हैं, अगर इसका कोई इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है या फिर कॉपी पेस्ट करके कर रहा है, तो उसको कॉपीराइट का अधिकार है। ठीक है, उनको कॉपीराइट दिया जा सकता है कि ये मेरी ऑथोरिटी है, आप इसका जो है वॉल्यूशन नहीं कर सकते। इस राइट के तहत आप देखो कि राइट ऑफ एडेप्शन है, राइट ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट ऑफ पब्लिकेशन है, राइट टू मेक ट्रांसलेशन है, एंड कम्युनिकेशन टू पब्लिक है। ओके, तो कॉपीराइट का अगर आप लोगों को समझना है तो किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि जिनका भी ओरिजिनल कंटेंट है, अगर वो जैसे ये विजन आइज की कंटेंट है, ठीक है, अगर इसी कंटेंट को इसी मैगजीन को कोई और अगर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से वो पब्लिश करने लगे विजन आइज का ही, तो ये क्या होगा कि विजन आइज की अथॉरिटी है, उन्होंने इसमें मेहनत दिया है, टाइम दिया है, वो अपना जो है यहाँ पे इसको पब्लिश करते हैं, तो उनका ये अधिकार है। अगर कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हीं की ये विजन आईएएस की मैगजीन को अगर पब्लिश करने लगे, तो विजन आईएएस जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। ठीक है, कॉपीराइट रिजीम अगर इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पे है, कानून है 1957 का, कॉपीराइट एक्ट है, और कॉपीराइट रूल्स है 2013 में लाया गया था। तो कॉपीराइट रूल्स जो है उसको फिर 2016 में ये अमेंड किया गया। तो और जो इंटरनेशनल यहाँ पे कॉपीराइट ट्रीटीज़ है उसको भी हम लोग जो है उसको साइन कर रखे। जैसे कि बर्न कन्वेंशन है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये कॉपीराइट से रिलेटेड है, याद रखना है। यहाँ पे लिटरेरी और जो आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को भी हम लोग साइन करके रख चुके हैं, जिसमें कि ओरिजिनल लिटरेरी है, आर्टिस्टिक है, साइंटिफिक वर्क्स पर सारी चीज़ें हैं। ट्रेड रिलेटेड अगर आस्पेक्ट है, जो यहाँ पे ट्रिप्स आपको देखने को मिलता है WTO के तहत, जिसको कि ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, तो ये ट्रीटी ऑफ ट्रिप्स है जिसको कि साइन किया गया था 1995 में ही। और ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो प्रोविज़न है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, रिग्रेस इन नेचर भी है, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अगर कोई भी उनको अधिकार मिला हुआ है तो उसका अगर वायलेशन हो रहा है, जैसे कॉपीराइट और अदर रिलेटेड राइट्स भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो WTO का जो ये ट्रिप्स है उसको भी हम लोग साइन किए हैं। साथ ही यहाँ पे आपको वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 2002 देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये स्पेशल एग्रीमेंट ही है वो बर्न कन्वेंशन के तहत, जिसमें कि 96 कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे पार्टीज़ है जो इसको अडॉप्ट की है, तो यहाँ पे भी ये कॉपीराइट का प्रोटेक्शंस दिया जाता है। ठीक है, वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफी ट्रीटी है, ये जो है दो तरीके की बेनिफिशरीज को डील करते हैं। एक तो है डिजिटल इन्वायरमेंट, जो आज के डेट में आप देख रहे हो कि ये ऑनलाइन जो आप लोग स्टडी कर रहे हो ये भी डिजिटल इन्वायरमेंट ही से कर रहे हो, तो इसमें जो परफॉर्मर है और जो प्रोड्यूसर है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। लेकिन एक रोम कन्वेंशन भी है जो कि इस तरीके का कॉपीराइट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग साइन नहीं किए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि रोम कन्वेंशन यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है जो परफॉर्मर होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं फोनोग्राम्स का, ब्रॉडकास्ट का जो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, बट इस कन्वेंशन को हम लोग ने साइन नहीं किए हैं। वीपो के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, तो यहाँ पे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जो यूनेस्को है, यूनेस्को की तरफ से ये इसको जो है आपका लाया गया है वीपो, तो ये कन्वेंशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए है। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ क्या क्या है। तो पहले तो है बर्न कन्वेंशन, फिर यूनिवर्सल कॉपीराइट ट्रीटी कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन जिनको हम लोग ने साइन नहीं किया है, एंड देन यहाँ पे ट्रिप्स है, एंड देन यहाँ पे वीपो की कॉपीराइट ट्रीटी है। तो यहाँ पे टोटल 5 है जिसमें कि 4 हम लोग साइन कर चुके हैं। ठीक है, न्यू अमेंडमेंट में क्या क्या प्रोविज़न है, तो यहाँ पे ऑफिशियल जो गस्टेड है उसमें पब्लिश करना है, और साथ ही साथ रॉयल्टी मैनेजमेंट करनी है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, साथ ही रजिस्ट्रेशन करनी है जितनी भी सॉफ्टवेयर वर्क्स है, और एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी पब्लिश करनी है, और साथ ही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है। हाई कोर्ट के पास पावर भी है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड है यहाँ पे, जहाँ पे आप देखो कि कॉपीराइट बोर्ड से ही इसको एपेलेट यहाँ पे बनाया गया है, रिप्लेस किया गया है, एक नया बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड, तो इसको भी ध्यान में रखना है, और हाई कोर्ट के पास यहाँ पे पावर भी है।
टाइम लिमिट भी है, यानी कि टाइम लिमिट आपका जो है कॉपीराइट जो सोसाइटी है उसका आपको 180 डेज़ देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि कॉपीराइट की जितनी भी केसेस है उसको 180 डेज़ में रिजॉल्व किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में आते हैं, सबसे पहले हम लोग मेजर पोर्ट ऑथोरिटी बिल लाया गया है, तो बिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें देखते हैं कि हमारे देश में मेजर पोर्ट्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं। 13 पोर्ट है, इसको याद रखना है। एक तो है कोलकाता में पारादीप आपको देखने को मिलेगा, साथ ही विशाखापट्टनम है, इन्नौर है, चेन्नई है, टुटीकुरन है, और कोचीन है, न्यू मैंगलोर है, मरमेगांव है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और मुंबई का ये आपको देखने को मिलेगा, और कांडला है। ठीक है, तो टोटल इतने पोर्ट आपको देखने को मिल गए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले का जो कानून है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले के कानून के हिसाब से हम लोग देख लेते कि क्या क्या चेंजेस की जा रही है। तो मेजर पोर्ट ऑथोरिटी बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इस कानून के तहत 1963 का ये कानून है, सारे जो मेजर पोर्ट है उसको यहाँ पे रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया गया है, जिसमें कि मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट होकर आएंगे। और अभी क्या था कि बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट ऑथोरिटी है जो कि हर एक मेजर पोर्ट में फॉर्म किया जाएगा। और इस बिल के तहत पहले क्या था कि मेजर पोर्ट जो है वो यहाँ पे मैनेज किया जाता था बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा, और अब क्या है कि बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट ऑथोरिटी जो है हर एक मेजर पोर्ट में ये आपका बनाया जाएगा। और ये जो बोर्ड होगा ना, ये पहले का जो पोर्ट ट्रस्ट था उसको ये आप ख़त्म कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये एक पहली आपको डिफरेंस देखने को मिली। दूसरा है कि इस बोर्ड के कंपोजिशन क्या क्या होगा। तो पहले बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट था जिसमें कि चेयरमैन थे, तो चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करते थे, एक या एक से ज़्यादा डिप्टी चेयरमैन थे, और इस तरीके के नंबर ऑफ पर्सन थे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम उनको यहाँ पे लेकर आते थे। अब क्या है कि बोर्ड में यहाँ पे आप देखो कि चेयरपर्सन होंगे और एक ही होंगे, और एक डिप्टी चेयरमैन होंगे। पहले एक से ज़्यादा डिप्टी चेयरमैन थे, अब एक ही होंगे। दोनों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, लेकिन रिकमेंडेशन यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा दी जाएगी। तो ये भी आपका चेंज हो गया। और अदर मेंबर्स क्या है कि एक मेंबर आपके स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, रेलवे मिनिस्टर से होंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री और कस्टम डिपार्टमेंट से होंगे। बोर्ड में आप देखो 2 से 4 जो है इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, और 2 मेंबर जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो ये कुछ पूरी तरीके से आपको चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। पावर क्या होगा बोर्ड का, तो पहले क्या था कि पावर है कि लोन रेज कर सकते हैं, पावर है कि वो रेगुलेशंस ला सकते हैं, पावर है कि वर्क को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पावर है कि वो लैंडिंग प्लेसेस देख सकते हैं, बाथिंग घाट यहाँ पे देख सकते हैं, पावर है बोर्ड का कि वो यहाँ पे सी गोइंग जो वेजल्स है उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन से डॉक्स कौन से वार्ड्स यूज़ करेंगे। लेकिन अब बिल में क्या है कि बोर्ड जो है ना वो यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह, एसेट वगैरह, और जो फंड है जितनी भी मेजर पोर्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मेजर चेंजेस, ओके। और ये जो बोर्ड है इसमें क्या है कि ये अवेबिलिटी यानी कि वो डिक्लेयर करेंगे कि पोर्ट एसेट कितनी है, और डेवलप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि न्यू पोर्ट अगर उनको सेटअप करना है तो ये कर सकते हैं। और एग्जेम्पशन है और रिमिशन भी दी गई है पेमेंट का, अगर कोई भी यहाँ पे सामान और वेसल्स जो है उसके ऊपर कोई चार्ज लगता है तो वो सारी एग्जेम्पशंस भी यहाँ पे रखी गई है। अगेन यहाँ पे पूरा टोटल चेंज किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। फिक्सिंग ऑफ रेट की बात करें तो अब तक क्या था कि टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स थे, जो कि इस एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि यहाँ पे एसेट का जितना भी रेट है उसको यहाँ पे सेट करते थे। बट अब ये जो बोर्ड है और कमेटी है ये बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और ये डिटरमाइन करेंगे कि पोर्ट का जो एसेट है उसका क्या रेट होगा, क्या सर्विस होगी। और इस तरीके की जो फिक्सिंग है रेट का, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स कि एक ही टाइम ये आपका टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। और पीछे का जो आपका टैक्स नहीं लगा तो ऐसा नहीं है कि पीछे भी जाकर जो है पहले का साल का टैक्स जो है जोड़ जाड़ के ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी जो नया बोर्ड बनेगा उसके थ्रू जो है नया जो टैक्स यहाँ पे लाया जाएगा, बनाया जाएगा, रेट फिक्स की जाएगी, वही टैक्स यहाँ पे वसूली जाएगी। फिनेंशियल पावर अगर बोर्ड का देखें तो पहले क्या था कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है लोन रेज करने के लिए भी यहाँ पे परमिशन लेनी होती थी। बट अब क्या होगा कि बोर्ड जो है वो यहाँ पे लोन रेज कर सकते हैं किसी भी स्केड्यूल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि इंडिया के तहत है, और इंडिया के बाहर है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उससे भी ये जो है यहाँ पे लोन रेज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ज़्यादा इनको पावर दिया गया है। एडजुडिकेटरी अगर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इस टैरिफ अथॉरिटी के तहत क्या था कि इसको बनाया जाता था, बट अब यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया जाएगा। पेनाल्टीज़ क्या है, तो बहुत सारी पेनाल्टीज़ रखी गई थी पहले। अब क्या है कि कोई भी पर्सन जो कि इस बिल के अंदर अगर जो भी प्रोविजंस है उसका अगर कॉन्ट्रावीन करेंगे और कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो है अगर उसको नहीं मानेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन। पीपीपी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो न्यू ऐड किया गया है कि अब यहाँ पे जो भी पोर्ट वगैरह कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाई जाएगी तो उसमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के थ्रू भी होगा।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऐड किया गया है कि बोर्ड जो है वो इस फंड को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि सोशल बेनिफिट्स भी वो प्रोवाइड करे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, तो एजुकेशन लेकर आनी है, हेल्थ है, हाउसिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, तो ये सारा काम करना है। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन सी इंडाइसेस न्यूज़ में है और 2-3 बात आपको याद रखनी है। जैसे कि नेशनल कोल इंडेक्स है, तो नेशनल कोल इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जो कि ये स्टार्ट की है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो कोल के प्राइस लेवल में किस तरीके से चेंजेस आई है पर्टिकुलर मंथ में, तो याद रखना है कि हर मंथ का ये आपका निकलता है नेशनल कोल इंडेक्स, तो उसको यहाँ पे दिया जाता है। बेस ईयर क्या है, 2017-18, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुकिंग कोल जो है ये आपका ग्रेड ऑफ कोल होता है जिसको यहाँ पे गुड क्वालिटी कोक को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नॉन कुकिंग कोल क्या होता है, नॉन कुकिंग कोल जिसमें कि ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है और इसको जो है केकिंग प्रॉपर्टीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो यूज़ है वो थर्मल कोल के लिए ही किया जाता है, यानी कि पावर जनरेशन के लिए नॉन कुकिंग कोल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। प्राइस अगर कोल का देखें सारे सेल चैनल से जो कि कोल का है इंपोर्ट को इंक्लूड करते हुए, तो आज की डेट में जो है ना वो नेशनल कोल इंडेक्स को ही यहाँ पे कंपाइल करके देते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स है। ये इंडेक्स जो है ये हमारा NCAER लैंड पॉलिसी इनिशिएटिव 2019 में लाया गया, तो इतना लंबा चौड़ा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका एम यही है कि इकोनॉमिक रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस और सिस्टमेटिक डेटा जो लैंड में है उसमें जो गैप है उस चीज़ को ओवरकम किया जाएगा। स्वामित्व स्कीम है, ये एक याद रखना है, स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था जिसमें कि लैंड टाइटल्स यहाँ पे देने की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोगों की ज़मीन होती है ना, अब उनके लिए उनको कार्ड मिलेगा, बेटर तरीके से उनके नाम पे कार्ड मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि जो उनके ज़मीन को छीनते थे, जो उनके ज़मीन पे हड़पते थे, तो वो काम नहीं हो पाएगा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, दोनों यहाँ पे इंडेक्स रिलीज़ की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि यहाँ पे मेज़र किया जाता है कि किसी सिटीज़ में कितना ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी है जिससे कि लोग यहाँ पे रह सके, अर्बन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। अगर वहीं पे हम लोग म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये इस साल पहली बार लॉन्च किया गया है, तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी ही क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपका इसी के साथ इसको रिलीज़ किया गया है। इसमें क्या है कि जो इंडियन म्यूनिसिपैलिटीज़ है ना उनको एनालाइज़ किया गया है कि वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप देख सकते हो कि 20 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और जो बेसिक सेक्टर्स होते हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है जो कि यहाँ पे US कंजर्वेटिव थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन है उसके द्वारा लाया गया। इस इंडेक्स में 12 इंडिकेटर्स होते हैं, 4 कैटेगरीज है, रूल ऑफ लॉ, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, ओपन मार्केट। इंडिया का रैंक कितना है, 40 कंट्रीज़ में से 26 में आते हैं, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हमारा, और सिंगापुर यहाँ पे टॉप कर रहा है। तो कितना किसी देश की इकॉनमी फ्रीडम है वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब आते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कंसेप्ट देख लेते हैं, जो वर्ड यहाँ पे न्यूज़ में रही है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप होता क्या है पहले ये समझिए। एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, फर्स्ट पॉइंट। एक बॉन्ड, जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स है ना वो इसको ख़रीदते हैं, और यहाँ पे आप देखो कि अगर बॉन्ड जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करने वाले जो होते हैं वो इसको ख़रीदते हैं, लेकिन अगर बॉन्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो जो CDS के यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के जो यहाँ पे इशूअर है ना उनको ये डिफ़ॉल्ट पे करना होता है, और एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है इस रिस्क को लेकर, यानी कि जो क्रेडिट दी जा रही है स्वैप करने का, स्वैप मतलब अदला बदली, ठीक है, एक्सचेंज, तो यहाँ पे स्वैप किया जा रहा है, यानी कि कुछ आप जैसे आप लोग स्वैप करते हो ना अपने कार्ड को, तो पैसे देते हो तभी तो आप सामान लेते हो, तो कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट एक्सचेंज हो रहा है और ये डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है, यानी कि एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं इस इंश्योरेंस को, और अगर ये बॉन्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो जो सीरियस के जो यहाँ पे जो इसको ख़रीद रहे हैं ना उनको यहाँ पे ये जितना का डिफ़ॉल्ट हो रहा है, 4,000 का, 5,000 का, करोड़ में भी अगर हो रहा है तो इतना इनको जो ख़रीद रहे हैं उनको वो पे करना होगा, और एक भारी भरकम चार्ज यहाँ पे लगाई जाती है। ये देखिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है ना उनके द्वारा ये सीरियस जो है आपका इशू किया जाता है, पहली सेकंड पॉइंट है आपको याद रखना है। और मेनली आप देखोगे कि यहाँ पे बैंक वगैरह भी होते हैं, RBI के द्वारा डेफर्ड किया गया है इसको मतलब कि इंट्रोड्यूस करने के लिए 2011 में इसको इंट्रोड्यूस करने का बात किया गया था, जो कि 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस हुई थी ना उसी के बाद। तो चलिए ठीक है, ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। करेंसी स्वैप, अब ये देखिए करेंसी स्वैप है, ठीक है, रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका जो है
वो यहाँ पे 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी यहाँ पे यूएस डॉलर का वो आरबीआई के साथ की है, जो कि सार्क का करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है उसके तहत। एक करेंसी स्वैप कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि दो कंट्री के बीच में, मान लीजिए कि इंडिया है, ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में करेंसी स्वैप है, यानी कि एक एग्रीमेंट हो रही है कि वो अपने करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि इंडिया की यहाँ पे करेंसी क्या है, रुपीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका की क्या है, तो श्रीलंका की करेंसी क्या है ये आप लोग बताइए, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए का डॉलर है, तो ये दोनों जो है ना अपने करेंसी को एक्सचेंज करें फिर प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि आप लोग देखते हो कि हर दिन जो है आपका डॉलर के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे रुपीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो $1 इज इक्वल टू आप देखो कि 74 रुपीज़ होता है, कभी $1 इज इक्वल टू 73 72 हो जाता है। तो इस तरीके से जो है पहले ही हम लोग फिक्स कर लेंगे कि करेंसी स्वैप कर रहे हैं तो कितने रुपीज़ में, यानी कि $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये रुपीज़ आगे चल के बढ़े घटे इट डजेंट मैटर, प्री डिटरमाइंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इसको सेट कर लिया जाता है, ये एग्रीमेंट आपका लाया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि करेंसी स्वैप क्या है कि दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, करेंसी को यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ये सार्क देश जो होते हैं ना, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, यहाँ पे 7 कंट्रीज़ है साउथ एशिया की, तो ये अवेलेबल है सारे मेंबर्स कंट्रीज़ को। फिर है निधि कंपनी, तो यहाँ पे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जिनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया गया कि जो निधि कंपनीज़ है ना उनकी स्टेटस को आप वेरीफाई करो पहले इन्वेस्टिगेट करने से पहले ही। तो निधि कंपनी क्या है, एक नॉन बैंकिंग, यहाँ पे आपको एनबीएफसी देखने को मिलेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि बिजनेस क्या है उनका, तो यहाँ पे वो लेंडिंग और बोरोविंग करते हैं अपने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के साथ। तो निधि कंपनी का आप ये समझ गए। इनको यहाँ पे कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे नोटिफाई किया गया है और एफडीआई जो है रोका गया है, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें ये निधि कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखनी है। फिर आता आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिसेंटली आईडीबीआई बैंक है जो कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो करेक्टिव एक्शंस है उनको यहाँ पे एक्साइटेड किया गया है, बाहर कर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि अभी तक आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में आया है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस है, जिसके तहत बैंक जो है ना, जिनकी यहाँ पे फिनेंशियल मैट्रिक्स बहुत कमज़ोर है, वैसे बैंक जिसमें कि पैसे की बहुत कमी है, एनपीए ज़्यादा है, लोन का रेशियो ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो वैसे बैंकों को आरबीआई जो है अपने अंडर कंट्रोल रखती है। वैसे बैंकों को देखती है कि चलो ठीक है, इसके पास पैसे की कमी है, यानी कि लोन देने के कगार में नहीं है ये बैंक, इसके पास उतना कैपिटल नहीं है, यानी कि इस बैंकों की ब्रांच को और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बैंकों को यहाँ पे मानना होता है। तो इसके तहत अगर आप देखोगे तो आरबीआई जो है ना रेस्ट्रिक्शन लगाती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकते, और जो मैनेजमेंट कंपनसेशन है उसके ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज़। तो रिसेंट अगर रिपोर्ट देखें सेबी का, तो ये जो है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि कुछ लिस्टेड सेल कंपनीज़ होते हैं, जो कि यहाँ पे क्यों इसको बनाया जाता है, तो सोल पर्पस होता है कि अनलिस्टेड और जो प्राइवेट कंपनीज़ है ना उनको एक्वायर करने के लिए, ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ जो कि अनलिस्टेड भी है तो उसको यहाँ पे एक्वायर कर ले और उसको मर्ज कर ले बाद में चल के, तो इसलिए ये सेल कंपनीज़ ऐसी बनाई जाती है। लेकिन अगर आप लोग देखो कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज़ जो है ना, इनके ऑपरेशंस जो है, बिजनेस ऑपरेशन इनका अपना खुद का नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। और ऐसे कंपनीज़ को अलाउड नहीं किया जाता है कि वो आईपीओ के थ्रू जो है अपनी यहाँ पे शेयर को रेज़ करे, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो है वो अपनी शेयर को रेज़ नहीं कर सकते। ऐसे कंपनीज़ को हम लोग ब्लैंक चेक कंपनीज़ भी कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछा जा सकता है कि ब्लैंक चेक कंपनीज़ किसे कहते हैं, तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशंस कंपनीज़ को। इनका काम ही होता है कि बस यहाँ पे दूसरे प्राइवेट कंपनीज़ को हड़पना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ब्रेंट क्रूड क्या होता है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है वो $70 पर बैरल आपको देखने को मिला, ये सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड के द्वारा। ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है ये इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस है जो कि ओपेक के द्वारा यूज़ किया जाता है। और वहीं अगर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट देखें तो ये बेंचमार्क है जो कि यूएस ऑयल प्राइस इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया था लास्ट टाइम, आप 2020 का प्रीलिम्स पेपर निकाल के देखोगे तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक एक जो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको ध्यान से बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो अगर आपसे ब्रेंट क्रूड
क्रूड पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, इट मीन्स कि कितना क्रूड ऑयल का प्राइस होना चाहिए, तो ये ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। और ब्रेंट क्रूड जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्थ सी से, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम लोग वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो ये यूजुअली यूएस की जो ऑयल फील्ड है ना, टेक्सास में है, लुइसियाना में है, नॉर्थ डाकोटा में है, तो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ और टैक्स है उसको कम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कैसे कैसे प्रोडक्ट है हमारी तरफ से, तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, डीजल टैक्स हो गया, पंचायत टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया। इससे क्या होता है कि टैक्स लगने से जो सामान की दाम है वो बढ़ जाती है, तो हमें अपने सामान के दाम को है नॉर्मल रखना है। उसके लिए हमारा बूस्ट एक्सपोर्ट जो है ये बढ़ता है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा बूस्ट होता है और हमारे इंडियन एक्सपोर्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, यानी कि सेबी के द्वारा जो है और ज़्यादा स्टार्टअप्स के लिए ईजियर कर दिया गया है कि अगर वो यहाँ पे इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो सकते हैं। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो है ये याद रखना कि स्टार्टअप्स के लिए है। सेकंड चीज़ है कि इसका एम है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो स्टार्टअप्स है उनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, कंपनीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, कि वो अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको लिस्ट कर सके, तो ये ध्यान रखनी है। फिर है IIP, इट मीन्स की इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें आप कोर सेक्टर्स देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट्स, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर है, जो कि हमारे वेट, टोटल वेट ऑफ आइटम्स का कितना है, तो 40% है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो IIP का डेटा है ये कंपाइल और पब्लिश किया जाता है यहाँ पे MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये याद रखनी है। साथ ही अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेज़र करते हैं, और माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी है, 3 बोर्ड सेक्टर्स है, जिसमें कि IIP पूरी तरीके से फॉल देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिनके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो 8 कोर सेक्टर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है, और सबसे कम वेटेज जो है वो फर्टिलाइज़र की होती है। सेफगार्ड ड्यूटी की बात करें तो फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। ये समझिए कि सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है, एक टेम्पररी रिलीफ है, जो कि जब इम्पोर्ट किसी सेम प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ हो जाए अनएक्सपेक्टेडली टू अ पॉइंट, यानी कि आप देखो कि जैसे चाइना है तो बहुत सारे सामान जो है वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो हमारे देश में अगर बहुत सारा सामान वो एक्सपोर्ट कर दे और हमारे देश में वो इंपोर्ट होते रहे, तो अगर हम लोग को उसको रोकना है, अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, तो सेफगार्ड ड्यूटी हम लोग उसके प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। काउंटर साइक्लिंग कैपिटल बफर है, तो काउंटर साइक्लिंग यहाँ पे आपका कैपिटल बफर जो है एक इक्विटी कैपिटल होता है, जो कि बैंकों के द्वारा रखा जाता है अपने जो रिस्क रिलेटेड जो साइकिल बिजनेस साइकिल है ना उसको मीट करने के लिए, यानी कि इतना कैपिटल रखा जाता है कि अगर बिजनेस अगर रिस्क में जा रही है तो उसको मैनेज किया जा सके। इसका एम है कि यहाँ पे बफर ऑफ कैपिटल को बिल्डअप करना है गुड टाइम्स में, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी लेंडिंग ना हो। ऑपरेशन ट्विस्ट है, तो ये ध्यान रखना है कि RBI के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो अपनी खुद की ऑपरेशन ट्विस्ट लेकर आएंगे, यानी कि 10 इयर्स की जो इल्ड है जीसेक का उसको वो यहाँ पे डाउन करेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, एक तरीके का मूव है जिसमें कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं साइमल्टेनियसली कि वो लॉन्ग डेटेड जो सिक्योरिटीज़ है उसको वो खरीदे, और वहीं अगर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ देखें तो उसको वो यहाँ पे बेच भी देते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑपरेशन ट्विस्ट है, यानी कि ट्विस्ट किया जा रहा है, बेचा खरीदा जा रहा है, तो खरीदा जा रहा है लंबे समय का सिक्योरिटीज़ और बेचा जा रहा है छोटे टर्म की सिक्योरिटीज़ को, और ये काम किया जा रहा है RBI के द्वारा। करेंसी वॉच लिस्ट अगर देखें तो यहाँ पे US के द्वारा 11 कंट्रीज़ को रखा गया है वॉच लिस्ट में, जिसमें कि हमारे भारत भी है, चाइना, जर्मनी, इटली भी है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही नॉन रेसिडेंट अगर टैक्सेबल पर्सन देखें तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि ओकेजनली वो ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जो है वो ओकेजनली कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि वो ट्रांजैक्शन करते हैं, बट उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही वो यहाँ पे आप देखो कि वो रेसिडेंस, ना ही वो इंडिया में रहते हैं, तो उनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, तो वैसे लोगों पे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। साथ ही अगर देखें तो कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, जैसे हम लोग न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी कहते हैं, तो ये क्या है ना कि एक आपको देखने को मिलेगा कि रिकॉग्निशन और इन्फोर्समेंट है फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड का। आर्बिट्रल अवार्ड जो यहाँ पे हमारे किसी भी कंट्री के टेरिटरी में अगर दिया जाता है, एक तरीके का ऑर्डर है जो ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है उसके बारे में देख लीजिए। पहले तो BTCA है, बेटर देन क्लाइंस है,
एक्चुअली ये क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ और फिक्की के साथ मिलकर यहाँ पे मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट होस्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BTCA के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है, कंपनी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आपका कैश टू डिजिटल पेमेंट में करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम लोग यहाँ पे अचीव कर सके। BTCA का मेंबर हम लोग है, तो ये ध्यान रखना है, जिससे कि यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन और जो डिजिटल पेमेंट है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा आपका सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है जो कि न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए रीजनल कस्टम लेबोरेटरी ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO के द्वारा। तो WCO का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और फॉस्टर कॉपरेशन वो डेवलप करते हैं टू फैसिलिटेट लेजिटिमेट ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे 2018 से 2020 तक इंडिया जो था वो वाइस चेयरपर्सन था एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ WCO का। उसके बाद FATF है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान को यहाँ पे जो है 27 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए दिया गया था, तो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और FATF क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को सेटअप यहाँ पे रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और इससे कोई भी रिलेटेड अगर थ्रेट है तो उसको रोकने के लिए। FATF का मेंबर है इंडिया, यस, ये याद रखनी है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स के रूप में मैं आपसे यहाँ पे बातें कर रही हूँ, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुका है, तो जितने भी मैं रिवीजन कराऊंगी, लेसन लूँगी, वो पॉइंट्स के फॉर्म में होगा, जो कि आपको बहुत याद करना है, डायरेक्ट आपको सुननी है और याद करनी है। अब यहाँ पे कुछ समझाने के लिए एज सच मुझे जहाँ लगेगा मैं वहाँ पे आपको और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग ग्रैप्स करने की कोशिश कीजिए। तो गाइज़ अभी यहाँ पे हमारी इकॉनमी कंप्लीट हो गई है, इन्वायरमेंट की 1-2 लेसन ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसे भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगी। तो मिलते हैं कल हम लोग। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।